सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोशम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स को देख लिया था। अब हम लोग उससे आगे ओम्स लॉ को देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे, आखिर में ये लॉ क्या था, किसने दिया, कब दिया, इसमें है क्या। तो सबसे पहले ये समझिए कि दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया था इस लॉ को? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और कब दिया था? 1828 में। ओम्स लॉ को किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और कब दिया था? 1828 में। अभी ओम्स लॉ है क्या, आइए देखते हैं। जरा इस बात को समझिए। पहले भी मैंने एक बात बताया था कि एक टंकी अगर ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि टैंक ए है, ठीक है, और एक टैंक ले लिया जाए, ये टैंक बी है। इट्स ओके, ध्यान दीजिएगा। टैंक ए हो गया, टैंक बी हो गया। यदि इसमें वाटर का लेवल इतना है, इट्स ओके, और इसमें वाटर का लेवल बहुत कम है, और यदि इसको एक पाइप से अगर जोड़ दिया जाए ऐसे, अगर इसको एक पाइप से ऐसे जोड़ दिया जाए तो वाटर इस टैंक से इस टैंक में फ्लो होगा। क्योंकि इसमें वाटर का लेवल हाई है, इसमें वाटर का लेवल लो है, तो ये हाई से लो की ओर वाटर फ्लो होगा इजिली। आप समझ रहे हो ना इस बात को? तो जरा सोचो, यदि दोनों के बीच में वाटर के लेवल में इतना गैप है, यदि दोनों के बीच में वाटर के लेवल में इतना गैप है, तो जितने तेजी से पानी जाएगा, यदि गैप को इतना बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? पानी थोड़ा और तेजी से जाएगा, वाटर, है ना। और अगर कम कर दिया जाए लेवल तो और धीरे जाएगा। ठीक इसी बात को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग पहले पढ़े थे ना कि यूनिट चार्ज पे जितना वर्क डन किया जाता है, जितना एनर्जी लगाया जाता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, तो जरा सोचो कि अगर गैप ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन जो है ना ज्यादा किया जाएगा, एनर्जी उस पर ज्यादा लगाया जाएगा। तो जब एनर्जी ज्यादा लगाया जाएगा, धक्का ज्यादा जोर से लगाया जाएगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा या कम होगा? सोचिए। इसके लिए आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है। सोचिए कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि ज्यादा है, यदि ज्यादा एनर्जी लगाया जा रहा है पर कूलम पे, तो यूनिट टाइम में जो चार्ज होगा ज्यादा फ्लो करेगा ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इट मीन्स क्या हुआ कि यूनिट चार्ज पे ज्यादा एनर्जी लगाया जा रहा है। और जब एनर्जी बाबू ज्यादा लगाया जाएगा तो पर सेकेंड जो कूलम, जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो ज्यादा होगा ना। तो पर सेकेंड चार्ज ज्यादा होगा, इट मीन्स करंट ज्यादा है। क्योंकि करंट का डिफिनेशन क्या होता है? इक्वल टू Q बाई टी, यानी यूनिट टाइम में पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी ज्यादा हुआ, एनर्जी ज्यादा लगा, तो पर सेकेंड चार्ज भी ज्यादा फ्लो होगा, और पर सेकेंड चार्ज जब ज्यादा फ्लो होगा मतलब कि करंट ज्यादा होगा। इट्स ओके ना। यानी कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाता है तो करंट बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की वाटर के लेवल को, यदि ये दोनों के बीच में डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? वाटर का फ्लो का रेट जो है ना बढ़ जाता है। उसी तरह से करंट भी बढ़ जाता है यदि पोटेंशियल डिफरेंस को जो है ना बढ़ा दिया जाए। इसी बात को ओम्स लॉ ने बोला था कि यदि इफ फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर वगैरह हुआ, अगर इसको अनचेंज रखा जाए, अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए, अनचेंज रखा जाए, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है ना, मतलब कि जो आई होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। समझ गए? भी यदि बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा? करंट भी ज्यादा होगा। यदि भी कम होगा तो करंट क्या होगा? करंट भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। क्योंकि जब आई भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को अगर हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है आर, और फिर हो गया आई, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है भी इक्वल टू आई आर। ये एक फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, भी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे जो आर है, इसी आर, यही आर कांस्टेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, आर इज कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ से क्या निकल के आया? भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा क्या? ओम्स लॉ से क्या देखा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
तो इसको हम लोग कैसे लिख दिए हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख दिए हैं, और तब जाकर के V इक्वल टू क्या हो गया है, IR। यही ना फॉर्मूला निकल करके आया है। लेकिन क्योंकि ऐसा बच्चे सोचने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों लिखा गया, इसी को आगे क्यों नहीं किया गया। तो अगर इसको हम आगे करते तो क्या होता, प्रोपोर्शनल हो जाता, इक्वल टू में कन्वर्ट, तो यहां पे जो कांस्टेंट आता ये R नहीं आकर के 1/R आता, 1/R इंटू V होता, तब ना जाकर के फिर ये तिरछा गुना होता, IR हो जाता, V इक्वल टू IR। तो चूंकि आपको रेजिस्टेंस के बारे में देखना था ना, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना था पहले, इसीलिए जो ना इसको ऐसे नहीं करके ऐसे लिख दिया गया। क्योंकि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, इक्वेशन है, तो फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर तो इतना लाना ही था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता तो यहां पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या आता, 1/R आता, जिसको रेजिस्टेंस नहीं कंडक्टेंस बोलते हैं 1/R। देखते हैं जब V इक्वल टू IR है तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। I इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल करके आ गया, V/R। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से क्या समझ में आता है कि I जो है ना V पर भी डिपेंड करेगा और R पे भी डिपेंड करेगा। I किस पर डिपेंड करेगा, V पर भी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस पर भी और रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो I V पे कैसे डिपेंड करेगा, R पे कैसे डिपेंड करेगा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, यानी यदि V बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे ओम्स लॉ में यही ना समझ में आया है। और रेजिस्टेंस के बारे में देखिए कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I घटेगा, यानी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। समझ रहे हैं बात को ना। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम ओम्स लॉ से पहली बात है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ गए। ओम्स लॉ से क्या आ गया, V इक्वल टू IR, तो I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, V के, पोटेंशियल डिफरेंस के, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस। इसको याद रखिएगा कि R जब बढ़ेगा तो करंट घटेगा, R जब घटेगा तो करंट बढ़ेगा। चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक घटे तो दूसरा बढ़े। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है ना कि ओम्स लॉ को देख लिया अच्छे तरीके से। अब देखेंगे हम लोग एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ से ही आया है, ओम्स लॉ से पढ़े ना, V इक्वल टू IR, तो जो R था, वो जो कंस्टेंट था, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट्स ओके, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। जब उससे करंट फ्लो करता है ना तो उसको वो अपोज करता है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर उस फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी, कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहले ये समझिए कि ओम्स लॉ से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू IR पढ़े थे ना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I होगा ना, V/I। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ है कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ये रेशियो है। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। पहला बोल सकते हैं कि कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब करंट उससे फ्लो होता है तो वो उसका अपोज करता है, और दूसरा बोल सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो होता है। इट्स ओके। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। फिर उसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ओमेगा एक लेटर है, ग्रीक लेटर, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं।
रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड ओम मीटर। ओम मीटर एक डिवाइस है जिससे रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इट्स ओके, समझ गए ना आप? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा। तो अब अभी आप देखें हैं कि R इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। देखिए ओम्स लॉ से आपने क्या देखा है, V इक्वल टू आई आर। इसको हमेशा याद रखिए। ओम्स लॉ से क्या देखा आपने, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आई। तो R इक्वल टू जो V बाई आई है, तो बाबू ये बताइए कि ये जो R है 1 ओम कब होगा। आपको कई बार बताया है, जब भी किसी के बारे में 1 करके पूछा जाए तो उसके फॉर्मूला में बाकी सभी को क्या कर देना, 1 कर देना है। यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, फिर से सुनिए, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर हो, तो वैसे स्थिति में रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहता है कब, इफ ए करंट ऑफ ए 1 एम्पियर फ्लोज बिटवीन 2 पॉइंट्स। यदि करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं ना, समझ गए। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब पीडी 1 वोल्ट होगा और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा। इट्स ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आइए दोस्तों एक नए टॉपिक को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। आप सभी समझते होइएगा कि ईमानदार और ईमानदारी दोनों में क्या फर्क है। क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि कोई आदमी ईमानदारी है, कितना अजीब सा लग रहा है ना, कभी नहीं ऐसा बोल सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि कोई आदमी ईमानदार है, और ईमानदारी क्या हो, उसका गुण है, यानी कि उसमें ईमानदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमानदारी है, वो उसको क्या बोलेंगे, उसको ईमानदार बोलेंगे, और उसका जो गुण है वो ईमानदारी है उसमें। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है। रजिस्टर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और रेजिस्टेंस क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। समझ गए ना। रजिस्टर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट्स ओके। रजिस्टर is an object and resistance is its electrical property। और रेजिस्टेंस क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इट्स ओके। आइए एक पॉइंट को देखते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है। वेरिएबल रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, जिस रेजिस्टेंस को हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाम से ही स्पष्ट है, वेरिएबल, जो चेंज हो जाए, जो वेरी हो, उसे ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस which can be changed as desire is known as वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इट्स ओके। इट इज ऑल्सो नॉन एज रियोस्टेट। इसको हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं। समझ गए। इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे ही डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस को ऐसे करते हैं। जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बताए थे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, उसमें बताया गया था कि रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, जबकि वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहीं भी आएगा, इसमें मतलब क्या समझना है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें स्लाइड करने वाला होता है, स्लाइड करा के उसको हम चेंज कर सकते हैं। और रजिस्टर रेजिस्टेंस के बीच में क्या अंतर है, तो रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है और रेजिस्टेंस उसका उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। इट्स ओके। आइए दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक नए पॉइंट्स को,
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया जाएगा, तो इसके लिए इस तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट को तैयार करना होगा हमको। क्या क्या चीज़ में जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको लेना होगा एक रेजिस्टेंस वायर, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे है रेजिस्टेंस वायर AB, ठीक है। फिर एक लेना होगा हमको एमीटर, जो कि यहाँ लगा हुआ है। एक लेना होगा वोल्ट मीटर, कि यहाँ है। एक लेना होगा बैटरी, एक लेना होगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट भी उसको बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक क्या छूट गया, प्लग की, जो कि यहाँ है, जिसको स्विच भी बोलते हैं, प्लग। अब ध्यान दीजिएगा, इतने सारी चीज ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस की को क्लोज किया जाएगा। क्लोज करने का मतलब क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो ये जो एमीटर है ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके दिखाएगा, और ये जो वोल्ट मीटर है ये किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। दोनों की रीडिंग को नोट किया जाएगा, और नोट करने के बाद V/I माने इस दोनों का रेशियो निकाला जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और इसको एडजस्ट करके करंट के वैल्यू को चेंज करेंगे। और जब इसको चेंज करेंगे तो आप जानते हैं V भी चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के चेंज होता है ना, एक चेंज करेंगे दूसरा भी चेंज होगा। तो फिर अगली बार फिर क्या करेंगे कि V/I का रेशियो निकालेंगे। जब I चेंज हुआ तो V भी चेंज हुआ होगा, तो फिर इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा। तो हर बार आप ये मिलाइएगा कि ये जो रेशियो आएगा ना, ये कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, वो चेंज नहीं होता है, वही तो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये क्या करता है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है कि V/I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ में भी तो यही कहा गया था ना, V/I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हर बार इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से एडजस्टिंग करते हुए करंट को देखा गया कि V/I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है ओम्स लॉ को, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, वो किस पर डिपेंड होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जिस पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको समझने के लिए कि किस पर डिपेंड करता है, कि एग्जांपल लिया जाए। मान लेते हैं कि एक रोड है, एक रोड पर रेजिस्टेंस मतलब क्या, ऐसे ट्रैफिक को ले लीजिए, समझिए कि ट्रैफिक बोलेंगे जब भी तो ये समझिएगा कि मैं रेजिस्टेंस को बोल रहा हूं। तो एक ट्रैफिक पे क्या असर होगा, यदि रोड लंबा हो तो रोड जितना ही लंबा होगा ट्रैफिक उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि कंडक्टर के यदि लेंथ बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यदि कंडक्टर के लेंथ को कम कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। एक कम तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा हो रहा है। यानी लेंथ को जब बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यदि लेंथ को कम किया जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। मतलब L यदि बढ़ेगा, लेंथ कंडक्टर के लेंथ को यदि बढ़ा दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यदि कंडक्टर के लेंथ को घटा दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर ये देखा जाए कि यदि कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। जैसे यदि रोड को चौड़ा कर दिया जाए तो ट्रैफिक क्या होगा, कम लगेगा ना। रोड को यदि हम चौड़ा कर रहे हैं तो ट्रैफिक क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह बाबू यहां ध्यान दीजिए कि यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, जैसे ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है। एक जैसे वायर है, इसको अगर यहां से काट दिया जाए तो ऐसा ही होगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। चूंकि यदि रोड चौड़ा होगा तो बाधाएं, तो ट्रैफिक क्या होगी, कम लगेगी ना। और यदि रोड जो है ना पतला होगा तो ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो दूसरा की कौन सा फैक्टर है जिस पर कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम लोग थिकनेस भी कह सकते हैं। और थिकनेस इसमें क्या होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/A लिखेंगे, ठीक है।
तीसरा कौन सा फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना डिपेंड करता है, तो वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए, दो यदि अलग अलग नेचर वाले मटेरियल ले लिए जाए तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे यदि एल्युमिनियम हो गया और सिल्वर हो गया, दोनों का लेंथ 1 मीटर ही लिया जाए, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ही लिया जाए, लेकिन फिर भी दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। यानी यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तभी तो दोनों का लंबाई सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस अलग अलग है। यानी कुछ तो है, तो वह क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। चौथा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब ये कैसे डिपेंड करता है तो ध्यान दीजिएगा। प्योर मेटल के लिए पहले समझ लीजिए, प्योर मेटल के लिए समझिए, यदि टेम्परेचर को यदि आप बढ़ा रहे हैं, यदि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और यदि टेम्परेचर को यदि घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? यदि इसको बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ेगा, इसको घटाया जाएगा तो ये भी घटेगा। लेकिन एलॉयज के साथ क्या होता है? टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए, रेजिस्टेंस क्या होगा? अनचेंज्ड। ये अनचेंज्ड होता है, ठीक है। समझ गए ना? इट्स ओके। तो आइए दोस्तों देखते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। दोनों एक ही चीज है, रेजिस्टिविटी कहिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए। ये रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो अभी भी हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। उसमें एक था लेंथ और एक था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इसको अगर 1 नंबर मान लिया जाए, और रेजिस्टेंस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसको 2 नंबर मान लिया जाए। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो अब जब भी ये प्रोपोर्शनल इक्वल टू में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, आप सभी जानते हैं। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे क्या बोलते हैं? रो। ये कांस्टेंट क्या है? ये रो है। कैसे पढ़ते हैं इसको? RHO, रो। इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है। और यही कांस्टेंट जो है ना, रो इज कांस्टेंट विच इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। यही क्या है? रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलिए। अब जरा सोचिए बाबू कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टिविटी, ये दोनों बराबर कब होगा? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों कब बराबर होगा? आर और रो ये दोनों कब बराबर होगा? जब लेंथ 1 मीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा। इफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, यदि लंबाई 1 मीटर ले लिया जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, तब रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें दूसरे शब्दों में तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी वायर का, यदि किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके रेजिस्टेंस को, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कंडक्टर का लेंथ कितना हो? 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वायर के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इट्स ओके। यानी कभी भी रेजिस्टिविटी किसी भी वायर का बोला जाएगा तो लेंथ उसका जो 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसके रेजिस्टेंस को ही बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर आपस में कब होता है? तो जब लेंथ 1 मीटर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ओके। यदि हम लोग एक एग्जांपल लें कि कॉपर का रेजिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कॉपर का लंबाई 1 मीटर लिया जाए, ठीक है, मतलब कॉपर के वायर का लेंथ यदि कितना हो? 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना होगा। कभी भी रेजिस्टिविटी कहीं भी दिया रहे किसी भी मतलब कि मेटल का, तो ये समझना है कि वो जरूर उसकी लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इट्स ओके। देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा? रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर।
ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर। इट्स ओके, रेजिस्टिविटी कैसे यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं एक नए टॉपिक को, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल। यदि सेम मटेरियल के यदि दो वायर सेम मटेरियल के, जैसे मान लेते हैं कि एक यदि एल्युमिनियम है दूसरा भी एल्युमिनियम ही है, यानी सेम मटेरियल के जब दो वायर हैं तो उनकी रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक वायर PQ है, मान लेते हैं कि एक वायर क्या है, PQ है, और एक वायर को ले लेते हैं हम ST ले। ठीक है, एक का लेंथ L1 है, एक का लेंथ L2 है। इट्स ओके, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, एक का रेजिस्टिविटी रो है, दूसरे का रेजिस्टिविटी भी रो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों यहां पर बोल दिया गया सेम मटेरियल का है, मतलब एक एल्युमिनियम है तो दूसरा भी एल्युमिनियम ही है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। जब सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा ना। एक का रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, एक का रेजिस्टेंस R2 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर PQ वायर के लिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 बाई A1। फॉर्मूला पर है ना, R इक्वल टू रो L बाई A। तो यहाँ पे L1 था इसलिए L1 कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था इसलिए A1 कर दिए, R1 बराबर हो जाएगा R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1। अब यदि इसको हम L1 से ऊपर गुना कर दें और L1 से ही नीचे गुना कर दें, आप तो जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे यदि सेम नंबर से हम लोग गुना करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऊपर भी L1 से और नीचे भी L1 से यदि गुना कर दिया जाए तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, रो L1 इंटू L1 क्या होता है, L1 स्क्वायर। और जब एरिया को लेंथ से गुना करते हैं, एरिया को यदि लेंथ से गुना करते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूम आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार फॉर ST वायर के लिए क्या होगा, ST वायर के लिए R2 इक्वल टू हो जाएगा रो L2 बाई A2 होगा ना। R इक्वल टू रो L बाई A होता है ना, तो जहां पे 1 है वहां पे 2 कर देंगे बस। तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया जाए, L2 से। तो ध्यान दीजिएगा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L2 स्क्वायर बाई V2। इतना हो जाएगा ना। तो यदि इसको हम मान लें 1 नंबर, इसको मान लें 2 नंबर, तो जब इस 1 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1 बाई 2 वी गेट। जब इस एक वाले इक्वेशन को 2 वाले इक्वेशन से भाग देंगे तो डिवाइड करने आपको आता है ना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड करते हैं और राइट वाले को राइट वाले से डिवाइड करते हैं। तो R1 को जब R2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू, ये देखिए रो को जब रो से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, 1 आएगा, कट जाएगा। फिर L1 स्क्वायर बाई V1 को, L1 स्क्वायर बाई V1 को डिवाइड करना हुआ किससे, L2 स्क्वायर बाई V2 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको पढ़े ना, जब मल्टीप्लाई में साइन चेंज करते क्या होता है, वो पलट जाता है। तो इंटू क्या हो जाएगा, V2 बाई L2 स्क्वायर होगा ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दिए, इंटू V2 बाई V1। ये निकल करके सामने आ गया, आए ना एक फॉर्मूला, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर इंटू V2 बाई V1। लेकिन जरा बाबू सोचिए, यदि वायर सेम हो, एक सेम वायर है, उसी को स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए, उसको स्ट्रेच कर देना मतलब खींच देना, उसको लमरा देना, ऐसे अगर किए हैं तब जाकर के क्या होगा। तो यदि सेम वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम उतना ही ना रहेगा। इतना पानी ले लिए, ठीक, उसको आप बाल्टी में रखो, गिलास में रखो, कहीं भी रखो, जग में रखो, उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है ना, वो जगह तो उतना ही छेकता है ना, कहीं भी रख दीजिए आप। तो सेम वायर को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इफ सेम वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ सेम वायर इज स्ट्रेच्ड, यदि सेम वायर को स्ट्रेच किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, V1 बराबर V2, V1 और V2 क्या होगा, बराबर होगा। और जब V1 V2 बराबर होगा तो इसको हम कटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। अभी बस इतना ही दिमाग में रखिए आप, जब इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक। ये सभी पॉइंट्स का न्यूमेरिकल बाद में जो है ना, जब इसका पूरा लेक्चर जो है ना समाप्त हो जाएगा थ्योरेटिकल, तो उसके बाद जो है ना न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों देखते हैं
यदि सेम मटेरियल का वायर हो तो उनके रेजिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस और उनके लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस और उनके रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सेम फार्मूला जो पहली बार देखे थे, फॉर PQ वायर के लिए देखिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1/A1 होगा ना। R1 इक्वल टू रो L1/A1। तो पिछली बार हम लोग L1 से गुना किए थे ऊपर नीचे, इस बार A1 से गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू रो L1 को जब A1 से गुना करेंगे लेंथ को एरिया से, तो पिछली बार बोले हैं आप याद कर लो कि लेंथ को जब भी एरिया से गुना करेंगे तो क्या आता है, मुझे वॉल्यूम आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, V1/A1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर ST वायर, और ST वायर के लिए क्या होगा, R2 इक्वल टू रो L2/A2। अब यहाँ जो है ना किसे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 से ऊपर और नीचे, तो कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू रो L2 को A2 से गुना करेंगे, क्या आएगा, V2/A2 स्क्वायर आएगा ना इतना। तो इसको यदि एक नंबर ले लिया जाए, इसको 2 नंबर ले लिया जाए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से यदि हम डिवाइड जब करेंगे एक दूसरे को, तो R1/R2 इक्वल टू रो को रो से डिवाइड किया जाएगा, कट जाएगा ना। तो V1/A1 स्क्वायर को जब डिवाइड किया जाएगा V2/A2 स्क्वायर से, तो जरा सोचिए कि यदि हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, पलट जाता है ना। तो A2 स्क्वायर बटा V2 हो जाएगा, A2 स्क्वायर बटा V2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू V1/V2, ध्यान दीजिएगा, V1/V2 इंटू A2/A1, और इसको एक साथ स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर है, तो हम एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां देखिए R1/R2 इक्वल टू V1/V2 इंटू A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, πr स्क्वायर होता है। तो ये क्या लिखेंगे, πr2 का स्क्वायर बटा A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वायर का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, πr1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, तो पाई से पाई कट गया। तो R1/R2 कितना आ जाएगा, V1/V2 इंटू R2/R1 का होल 4, इतना ही आएगा ना। फिर देखिए यहाँ पे यदि सेम वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तब क्या आएगा, इफ सेम वायर इज स्ट्रेच्ड, यदि सेम वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तब क्या आएगा, R1/R2 इक्वल टू, चूंकि सेम वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो मैंने उसमें भी बोला कि वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यदि इतना बड़ा वायर है, इसको यदि स्ट्रेच कर दिया जाए तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, लंबाई बढ़ेगा तो उसके रिफ्लेक्शन घट जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन वो वॉल्यूम सेम ही होता है। तो जब वॉल्यूम सेम होगा V1/V2 कट जाएगा ना, तो ऐसी परिस्थिति में R2/R1 का होल 4 हो जाएगा, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक नए टॉपिक को, कंडक्टेंस। एक्चुअली ये आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए बता देते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। शुरुआत में हम लोग ओम्स लॉ में मैंने बताया ना कि 1/R के जिक्र किया था वहां पे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मींस उल्टा होता है। तो G इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल तो 1/R होगा ना। इसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, G से। इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा गया है, G इक्वल टू 1/R, मतलब कि R का रेसिप्रोकल। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम का पावर -1, समझ रहे हैं ना। चूंकि रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो जब ये ओम का रेसिप्रोकल है तो ओम का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको हम लोग मोहो भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आप सभी जानते हैं, ओम होता है, OHM। तो इसके रेसिप्रोकल है, तो OHM को जब उल्टा कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, MHO, या इसको हम लोग साइमंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं नए पॉइंट को, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आप रेजिस्टिविटी देखे हैं ना, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है, जो उल्टा होता है, वही क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ। चूंकि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो 1 करके ही ना लिखेंगे, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा।
ये एक फॉर्मूला हो गया। कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर का पावर -1। चूंकि रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो -1 हो जाएगा ना पावर। या इसको हम लोग साइमन मीटर -1 भी कर सकते हैं। क्योंकि साइमन क्यों, क्योंकि ओम का जो रेसिप्रोकल होता है, ये देखिए ओम मीटर का पावर -1 है, मतलब कि ओम का भी पावर -1 और मीटर का भी पावर -1। तो ओम का जो पावर -1 होता है तो उसको हम लोग साइमन बोलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोग उसको मन से पढ़ करके आइएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। उसमें हम लोग बहुत सारी बातें देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।